हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार परीक्षा के आज के इस धमाकेदार वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार स्पेशल टॉप क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस सेशन के अंदर में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट बिहार के एग्जाम्स के अंदर में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स, जो भी अलग अलग एग्जाम्स है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी टीचिंग कैटेगरी की एग्जाम हो, चाहे आपकी एसएससी की एग्जाम हो, बिहार के अंदर में एसएससी की एग्जाम हो, चाहे आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को इस चैनल के ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिहार परीक्षा चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको मिल सके और आप लोगों की जो टीआरई की एग्जाम है उसके अंदर में भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी समय को गवाए हुए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 40 सेकंड हुए सेशन स्टार्ट किए, 2558 मतलब 2500 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ताकि मैं समझ सकूं कि कितने यहाँ पर में लॉयल बच्चे जिन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ दे दिया है। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आपके लिए लिए जाए, तो हर एक बच्चे ने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में देना है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी जो आप लोगों का प्रीलिम्स है, ठीक है, उसके अंदर में 71वीं बीपीएससी के अंदर में, या आपकी बिहार एसएससी के अंदर में, या बीपीएससी टीआरई के अंदर में ही, या कोई और एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञान दीपक नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। तो ज्ञान दीपक नामक जो है पुस्तक है, ये एक भोजपुरी कवि हुए हैं, ठीक है, आपके, जिनका नाम था दरिया साहेब। ठीक है, इनको दरिया दास भी कहा जाता था, तो इन्होंने इसकी रचना की है ज्ञान दीपक। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ज्ञान दीपक दरिया साहेब जी जो थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, 20 से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें से ज्ञान दीपक, दरिया सागर, अग्र ज्ञान, ठीक है, ये सारी उन लोगों इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लेकिन ज्ञान दीपक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो 20 से भी ज्यादा भोजपुरी बुक्स इन्होंने लिखी है। और इनका एक संप्रदाय ही है बेसिकली, इनके मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, दरिया दासी कहा जाता है उनको, इनके मानने वालों को। कई सारे लोग जो है ऐसा मानते हैं कि ये संत कबीर के अवतार थे, तो संत कबीर के अवतार माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको बिहार में संत कबीर का अवतार माना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो बताइए जल्दी से, आप लोग क्या आंसर लगाओगे? आप लोग आंसर लगाओगे दरिया दास जी जो है, या फिर दरिया साहिब जी जो है, इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आपने, संत कबीर का अवतार इनको माना जाता है। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हुआ था उस समय में। ठीक है, अभी तो आप लोगों को पता है कि शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो टूट चुका है। ओके, चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है, 69वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया है इसका। बिहार के कौन से प्रमुख नेता, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? अब देखिए, यहाँ पर में तो कई सारे लोग थे जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक आप लोगों को कर दिया गया है कि जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिहार के अंदर में जो है वो पहले मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, चलिए, तो श्री कृष्ण सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। सभी लोग लिखते जाएंगे यहाँ पर में। 2925 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, केवल और केवल 75 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 लाइक से। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान देते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये बताइए आप लोग, तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं, ऐसे आंसर्स भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में तुर्की सत्ता, या फिर आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर में कि बिहार के अंदर में जो मुस्लिम सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को। देखिए क्या हुआ था, ये बख्तियार खिलजी जो है ना,
इसने बिहार के ऊपर में हमला करके बिहार के कई सारे मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और कई सारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी उसको नष्ट कर दिया था। उसमें से कोई दो के नाम आप लोग जल्दी से बताइए मुझे कि कौन कौन से जो है इन्होंने नष्ट कर दिए थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की जो है कब्र कहां पर में ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, बख्तियार खिलजी की कब्र बिहार के अंदर में ही है, कहां पर में ये बताना है आप लोगों ने। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, इन्होंने नालंदा, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी मठ, इसको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, और बिहार शरीफ के अंदर में जो है दफनाया गया है इनको। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स की 1197 के अंदर में उदंतपुरी, ठीक है, को भी उन्होंने नष्ट कर दिया था, और बिहार के ऊपर में आक्रमण करके उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद में बख्तियार खिलजी जो है, आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी कब्र जो है ये भी बिहार में ही आपको मिलेंगी, बिहार शरीफ के अंदर में। ठीक है, बिहार शरीफ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। अब देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे जो है इसको याद नहीं रखते हैं या इसको भूल जाते हैं। बकास्त आंदोलन, सबसे पहली बात तो आपको मैं यहां पर मैं बताता हूं कि ये बकास्त क्या होता है। ध्यान से समझिए आप लोग, व्हाट इज बकास्त। बकास्त की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बकाया, जिनका बकाया है, देखिए होता क्या था कि ये किसान है मान लीजिए, ठीक है, अब ये कोई एक ऐसी जमीन के ऊपर में खेती कर रहा है जो उसकी खुद की नहीं है, ठीक है, उसने रेंट पर ली हुई है, यहां पर में वो खेती करता है, इसके बदले में वो टैक्स देता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ गया। अब मान लीजिए कि अगर इस किसान ने टैक्स नहीं भर पाया, ठीक है, तो जमींदार क्या करते थे, इसकी जमीन को बेच देते थे, किसी और को दे देते थे। ठीक है, अब एक और कानून था कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक लगातार टैक्स दिया है, 12 इयर्स तक, कितने साल तक दिया है, 12 साल तक, तो वो जो जमीन जो वो किराए पे थी, वो जमीन उसको मिल जाती थी। अंग्रेजों का एक तरीके से एक प्रथा उन्होंने चालू की थी अंग्रेजों ने। 12 साल तक अगर किसी ने बिना किसी जो है यहाँ पर में नागा किए या कोई जो है डिफॉल्ट किए टैक्स भरा है, तो वो जमीन उसकी मालकियत उसकी हो जाएंगी, फिर जमींदार जो है उसका उसके ऊपर में कोई वो नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस चीज से कई सारे किसान अवगत नहीं थे, कई सारे किसानों को पता ही नहीं था इसके बारे में, 12 साल वाले रूल के बारे में। ठीक है, तो इसके वजह से भी कई सारे जो बेचारे टीनेंट्स होते थे, जो ऐसे किसान जो दूसरे की खेती, मतलब रेंट के ऊपर में अंग्रेजों की जो जमीन थी, जमींदारों के बिहाफ पर उनको टैक्स देकर वहां पर में खेती कर रहे थे, उनकी जमीन बेच दी जाती थी। ठीक है, या किसी और को दे दी जाती थी। तो बकास्त, जो बकास्त उस जमीन को बोला जाता था जिस जमीन को जमींदारों ने हड़प लिया है। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स आंदोलन चलाया था, बकास्त आंदोलन। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बकास्त आंदोलन किसने चलाया था, बकास्त आंदोलन चलाया था, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। बकास्त का मतलब ही होता है ऐसी जमीन जो जमींदारों ने हड़प ली है। ठीक है, जमींदारों के द्वारा हड़प ली गई जमीन को ही, जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी। ठीक है, किसानों की ऐसी जमीन जो जमींदारों द्वारा हड़प ली गई है जमीन, उनकी अधिकार की मांग को लेकर, उस जमीन को वापस लेने की मांग को लेकर बकास्त आंदोलन चलाया गया था 1937-38 के अंदर में। समझ में आया क्या आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए एग्जाम के अंदर में आया है, 69वीं बीपीएससी के अंदर में, कभी भी रिपीट होकर पूछा जा सकता है। हो सकता है यही पूछ ले कि बकास्त आंदोलन में बकास्त का क्या मतलब है करके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, कलम में दीवानी हो जाती है जब दानिश सर का नाम लिखता हूँ। क्या बात है अमर कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इतनी प्यारी सी शायरी लिखने के लिए। चलिए, कुम्हार स्थान निम्नलिखित प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, किस स्थान से स्थित, किस स्थान पर है आपको बताना है। बिहार सीडीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कुम्हार नाम की जो जगह है, ठीक है, जिसको कुम्हरार भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, हिंदी के अंदर में जब ये क्वेश्चन आया था सीडीपीओ के अंदर में, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने दिया था कुम्हार, जबकि एक्चुअल में उसका ट्रांसलेशन जो है, या उसको जो बोला जाता है, कुम्हरार बोला जाता है उस जगह को। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर मैं बता दिए। कुम्हार यहाँ पर मैं लिखा हुआ था हिंदी के अंदर में सीडीपीओ की एग्जाम के अंदर में, और इंग्लिश में उसका लिखा हुआ था कुम्हरार। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग याद रखना है। तो कुम्हरार होना चाहिए था यहाँ पर में, एक्चुअल में कुम्हरार। ओके,
ये कुम्हरार होना चाहिए था। ये पटना रेलवे स्टेशन जो है ना आपका, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आप लोग जाओगे अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में मिल जाएगा पाटलिपुत्र में आपको। तो पाटलिपुत्र के अंदर में ये मौजूद था। यहाँ पर में अशोका के महल के अवशेष मिले आप लोगों को, ठीक है। अशोका के महल के अवशेष आप लोगों को मिले हैं। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, पाटलिपुत्र पटना, पटना के अंदर में जो है ये कुम्हरार नाम की जगह है, पटना के अंदर में, ठीक है। तो पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, पटना किसे। तो पाटलिपुत्र से संबंधित है, ये याद रखना आप लोगों ने। उस समय पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, आज का पटना। वैसे पटना बड़ा हो गया, पाटलिपुत्र पटना में ही समा गया है अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट का याद रखिएगा आप लोग, कुम्हरार, यहाँ पर में किसके महल के अवशेष मिले, अशोका के महल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर में स्थित है, ठीक है। 67वीं बीपीएससी जो निरस्त हो गई थी उसका क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर में शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसके कितने कोण है, ठीक है, कितने कोण इसके अंदर में मौजूद है, ये भी बताइए आप सभी के सभी। गुड। तो सासाराम मैक्सिमम लोग आंसर लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि सासाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएगा सासाराम। तो सासाराम आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, ठीक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में शेरशाह सूरी का जो निधन है वो कौन से साल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो शेरशाह सूरी का निधन हुआ था आपका 1545 के अंदर में, 1455 के अंदर में इसका निधन हो गया था, ठीक है। कालिंजर का जो किला था वहां पर में एक दुर्घटना हो गई थी, बॉम्ब जो था ना वो उनका बेसिकली जो बारूद वगैरह थे, ठीक है, वहां पर में ब्लास्ट हो गया था दुर्घटनावश। तो वहां ब्लास्ट की वजह से जख्मी हो गए थे बहुत बुरी तरह से, और फिर बाद में इनका निधन हो गया शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम के अंदर में स्थित है। उन्होंने मरने से पहले ही अपना बता दिया था कि मैं अगर जब मर जाऊंगा तो मुझे कहाँ दफनाना है, सासाराम के अंदर में, ठीक है। और ये अष्टकोणीय है, ठीक है, अष्टकोणीय मतलब कि ये इस तरीके से होता है, अष्टकोणीय का मतलब ऐसा होता है, ठीक है, 8 कोनों वाला, ठीक है, 8 कोने हो जाते हैं उसके अंदर में। तो 8 कोण वाला, आप देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को गिन के भी बता दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोणों वाला अष्टकोणीय मकबरा है ये, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी सासाराम के अंदर में इनका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है, ये एक कृत्रिम झील, मतलब एक झील बनाई गई थी। उस झील का नाम है सूर तालाब। कभी अगर पूछ लिया जाए कि सूर तालाब कहाँ पर में है, सूर लेक कहाँ पर में है, तो सूर तालाब आपको सासाराम में मिलेगा। ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है, ये भारतीय अफगान स्थापत्य कला का ताजमहल इसको कहा जाता है, ताजमहल ऑफ अफगान आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है, ताजमहल ऑफ अफगान आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि अफगान स्टाइल में उसको बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था, बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ है 21/7/2024 के अंदर में, और 66वीं बीपीएससी में भी आया हुआ था क्वेश्चन। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ साथ में आपको बिहार परीक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूटे ना। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे में, तो बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहेब कहां से लड़ रहे थे, चलिए ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी। नाना साहेब कहां से लड़ रहे थे, तो नाना साहेब लड़ रहे थे, ठीक है, कानपुर से। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तात्या टोपे जो है नाना साहेब के जनरल थे, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत से ये लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग जगहों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब मुझे एक बात बताइए, कुंवर सिंह का निधन कौन से साल में हुआ था, निधन, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, आपको पता है, ठीक है। तो कुंवर सिंह का निधन जो है कौन से साल में हुआ था, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के जो अभ्यर्थी है, बिहार परीक्षा टीचिंग परीक्षा के जो अभ्यर्थी है, वो डायरेक्टली, ठीक है, आप सभी के सभी लोग तारीख के साथ बता सकते हैं, इतना मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग बताते जाइए जल्दी जल्दी से। कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था, वेरी गुड, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर में 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, इनका निधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 1858 वाला, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने।
कभी भी पूछे जाने की संभावना है वापस से। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर करिए, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हैं, जिन लोगों ने सेशंस देखे अच्छे से, वो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। मुजफ्फरपुर बम कांड का ईयर आप बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी हुई कब थी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, 3366 लाइक्स आपने कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहेंगे सेशन को, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, इन दोनों ने जो है इसको अंजाम दिया था। प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने सुइसाइड कर लिया था, ठीक है, सुइसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस जो है, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, इनको दी गई थी फांसी। ये जो घटना घटी थी, ये घटी थी 1908 के अंदर में, 30 अप्रैल 1908 को ये घटना घटी थी, ठीक है। तो इन्होंने तो सुसाइड कर लिया, तो इनको फांसी तो दी नहीं जा सकती थी, तो खुदीराम बोस को दी गई थी। ये सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति बन गए थे जिनको फांसी दी गई। 18 साल के बिल्कुल पास में थे ये, ठीक है, फिर भी फांसी दे दी गई थी इनको, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के आरोप में 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई। ये घटना घटी थी 30 अप्रैल 1908 को, मतलब बहुत पास में, एक साल से भी कम समय के अंदर में, 6 महीने के अंदर अंदर में उनको फांसी दे दी गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेव्ड गांधी जीज लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चलिए बताइए यहां पर में किसने गांधी जी की जो है जान बचाई थी? हु सेव्ड गांधी जीज लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। और सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टीआरई के अंदर में भी आ चुका है, टीआरई 1 के अंदर में। बताइए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, टीआरई के अंदर में भी पूछा गया। तो आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये आप लोगों के एग्जाम के अंदर में रिपीट होते हैं। तो गांधी जी की जान किसने बचाई थी चंपारण के दौरान में? तो मैं आपको बता दूं, एक इरविन करके एक अधिकारी था, ये लॉर्ड इरविन की बात नहीं हो रही है, इरविन करके एक अधिकारी था, ठीक है। चंपारण के अंदर में बागान जो मालिक थे ना उस समय में, उनका एक ऑफिसर था बागान मालिकों का, ठीक है। तो गांधी जी गए थे वहां पर में बागान मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चंपारण के अंदर में, ताकि किसानों को तीन कठिया सिस्टम से आजादी दिलाई जा सके, ठीक है। तो इरविन नाम का एक अधिकारी था, उन्होंने गांधी जी को खाने पे बुलाया, ठीक है, रात्रि भोज पे बुलाया। और उसने क्या किया, जो उनके रसोइये थे बतख मियाँ, उनको बोल दिया कि दूध के अंदर में जहर मिला के दे देना करके। अब बतख मियाँ जो है वो देश प्रेम में जो है ओतप्रोत थे, तो उन्होंने क्या किया, ये राज गांधी जी के सामने खोल दिया, गांधी जी बच गए। लेकिन बतख मियाँ जो है, इनको बहुत प्रताड़ना दी गई, उनके घर वालों को, उनका जो गांव था उस समय में, ठीक है, मोतिहारी के पास में, वहां से निकाल दिया गया। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इनको इनको और इनके परिवार वालों को। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, ठीक है, बतख मियाँ जो थे, इन्होंने बिना किसी हिचक के गांधी जी की जान बचा ली। अगर वो उस समय में वो जहर गांधी जी को दे देते, तो आप सोचिए कि आज हम क्या पढ़ रहे होते, क्या नहीं पढ़ रहे होते, क्या अलग होता माहौल, कितना अलग होता, पूरा इतिहास ही चेंज हो गया होता, ठीक है। तो बतख मियाँ, ठीक है, एक सलाम बतख मियाँ के नाम, ठीक है। चलिए, तो बतख मियाँ, ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी। कई जगह पे इसको बटक मियाँ भी लिखा गया है, ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। हिंदी के अंदर में इसको कई जगह पे बटक मियाँ भी देखा है मैंने, बटक मियाँ। तो ये बटक भी आता है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कई सारी जगहों पे देखा हुआ है मैंने। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स 69वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन, द कुक, देखिए यहां पर में, ये आप लोगों का क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया, 69वीं बीपीएससी के अंदर में देखिए क्वेश्चन आया। और आप लोगों का टीआरई के अंदर में भी आया था क्वेश्चन फिर से। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ ड्यूरिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ड्यू टू फूड पॉइजनिंग इन 1917 वॉज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर यहां पर में हो जाएगा बतख मियां, ठीक है। फिर से आप लोगों का आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर्स लगाते जाइए, ताकि आप लोगों को याद, ठीक है, हो जाए सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि बतख मियां, बटक मियां, बतख, बथक, कोई इस तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार? बिहार के अंदर में एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो कहां पर में मौजूद है?
चलिए, तो आप लोगों के आंसर यहाँ पर मैं आगे है फ्रेंड्स, ठीक है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर में एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार के अंदर में, तो ये है आप लोगों का पश्चिमी चंपारण के अंदर में। अब उस जो है आप लोगों को उस नेशनल पार्क का नाम बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए उस नेशनल पार्क का नाम भी क्या है, ये भी बताते जाएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। एक और चीज है आप लोगों को ये भी बताना है, ठीक है, कि पश्चिम चंपारण के अंदर में जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है उसका एक एक्सटेंशन है नेपाल के अंदर में, उस नेशनल पार्क का नाम भी बता दीजिए जो नेपाल के अंदर में और पश्चिम चंपारण के अंदर में जो नेशनल पार्क है उसका एक्सटेंशन है। वेरी गुड फ्रेंड, दोनों आंसर आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है। तो बिहार के अंदर में वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये चंपारण के अंदर में एकमात्र है और इसका एक्सटेंशन, ठीक है, चितवन नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क चंपारण में है और उसी से लगकर नेपाल के अंदर में है चितवन, चितवन लिख लेंगे सभी के सभी लोग, चितवन नेशनल पार्क, ठीक है। जो चितवन नेशनल पार्क कहां पर में है, नेपाल के अंदर में है और उससे लगकर ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क वाला हिस्सा हमारे भारत में जो है बिहार के अंदर में पश्चिमी चंपारण में उसको वाल्मीकि नेशनल पार्क बोलते हैं, फिर उसी से लगकर जो नेपाल में उसको चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं नेपाल के अंदर में, ठीक है, चितवन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों के आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार, इनमें से कौन सा वाला बिहार के अंदर, कौन कौन से बिहार के अंदर में मौजूद है। 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका ये, जो बिहार में है वो बताते जाइए आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए आंसर सारे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वाल्मीकि नेशनल पार्क आप लोगों को पता है कि बिहार के अंदर में ही है, कौन से जिले के अंदर में आप लोग बता देंगे, तो वन तो होना ही चाहिए, जहां पर में वन नहीं है उस क्वेश्चन उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जहां पर में वन नहीं है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुधवा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स ये यूपी में है, यूपी के अंदर में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर में है, यूपी के अंदर में, ये आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना था, डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना था आप लोगों ने, ठीक है। तो दो जहां जहां पर में दो है उसको भी एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो है आप लोगों को बताना है यहां पर में कि गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में है जी। तो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को बीकानेर जिले के अंदर में मिलेगा, राजस्थान के, ठीक है। तो गजनेर कहां पर में है, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के बीकानेर के अंदर में, बीकानेर, ठीक है, राजस्थान बीकानेर के अंदर में। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, जहां 3 है उसको भी काट दो, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4, ठीक है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये आपको वेस्टर्न चंपारण के अंदर में मिलने वाला है, और भीम बांध, भीम बांध जो है फ्रेंड्स ये बिहार का सबसे पुराना वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मुंगेर जिले के अंदर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1 एंड 4 कितने लोगों ने सही आंसर किया था, हाथ ऊपर कर दीजिए। एटलीस्ट एक ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप कर पाए हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन एलिमिनेट अगर कर पा रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स अनदर नेम ऑफ गंडक रिवर इज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कितने बच्चे कल रात में पेड क्लास के अंदर में थे, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के पेड क्लास में थे। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए तो एकदम बाएं हाथ का खेल है, नींद में भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखिए यहाँ पर मैं हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, कल रात में आप लोग क्लास में थे, ठीक है। तो अनदर नेम ऑफ गंडक रिवर, तो गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, नारायणी नदी। ये नेपाल से निकलती है, नारायणी नदी कहा जाता है इसको नेपाल के अंदर में, ठीक है। गंडक रिवर को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नारायणी नदी किसका नाम है, ये उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि नारायणी नदी किसको कहा जाता है, तो गंडक रिवर को कहा जाता है, ठीक है। तो नेपाल में गंडक रिवर को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन टीआरई के अंदर में भी आया है आपका, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चंस आए, और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल करवा के दिए हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने ऐप के ऊपर में।
चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है, ऑन विच रिवर हैज द त्रिवेणी कैनल बीन कंस्ट्रक्टेड। त्रिवेणी कैनल, त्रिवेणी नहर कौन से नदी के ऊपर में बनाई गई है? इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग इसको। ठीक है, त्रिवेणी नहर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी के ऊपर में इसको बनाया गया है। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोगों का ध्यान है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, जल्दी बताइए गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसी के ऊपर में त्रिवेणी कैनल बनाया गया आप लोगों का। ठीक है, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जिस जगह पे ये त्रिवेणी कैनल जहां से निकलती है गंडक नदी से, उस जगह का नाम है भैसन लोटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर में। ठीक है, कि आपका कहां से निकलती है करके, ये नदी त्रिवेणी कैनल गंडक नदी में से कहां से निकलती है, तो उस जगह का नाम है भैसन लोटा। ठीक है, भैसन लोटा, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ये टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल, ठीक है, वो क्वेश्चन लगा दीजिएगा, भैसन लोटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो भैसन लोटा उस जगह का नाम है जहां से त्रिवेणी कैनल निकलती है। सुपर से भी ऊपर सेशन, थैंक यू वेरी मच प्रिया सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है? ठीक है, थैंक यू सलमा जी। तो त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ठीक है, तो गंडक नदी के ऊपर में बनाया गया है। अलका श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंडक नदी का नाम जो है क्या है, आप लोगों ने बता दिया, नारायणी नदी है। ठीक है, 69वीं बीपीएससी, तो 63 और 69 दोनों में आया हुआ है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन टीआरई में आया है आप लोगों का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से 10,000 जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए पेड कोर्स के अंदर में, प्लीज उसको अच्छे से करिए आप लोग। ठीक है, नाउ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का निम्नलिखित में से प्रतिशत कौन सा सही है? अब देखिए यहाँ पर मैं केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसकी संभावना अधिक है। ठीक है, ध्यान से समझिए, शहरी जनसंख्या, देखो भारत को दो भागों में बांटा जा सकता है, या तो शहर होगा, ठीक है, या तो फिर ग्रामीण इलाका होगा, है ना, दो इलाके होंगे। तो शहरी इलाकों की जनसंख्या कितनी थी और ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि जो शहरी जनसंख्या है, ठीक है, भारत के अंदर में, वो थी 31.16%। तो अब मुझे बताओ कि कितना बच गया जो ग्रामीण इलाके के अंदर में आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, कितना बच गया? ओके, तो दोनों ही पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाके में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती थी और शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती थी? ग्रामीण इलाके के अंदर में 31 शहरी इलाकों के अंदर में 31.16% जनसंख्या रहती थी। 68.84% जो जनसंख्या बचती है आप लोगों की, वो कहां पर में रहेंगी? आपकी शहरी इलाकों, ग्रामीण इलाकों के अंदर में। तो 68 पॉइंट, ठीक है, 84, 68.84। तो अब आप लोगों को बताना है कि आप कौन से वाले में रहते हो। ठीक है, क्योंकि आप भारत में ही रहते हो ना, कहीं पे भी रहते होंगे, लेकिन भारत के अंदर में तो हो सभी, कोई है तो नहीं यहाँ पर में जो युगांडा या केनिया की जो है पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मेरा लेक्चर देख रहा है यहाँ पर में? नहीं ना, सब लोग यहाँ पर ही है। तो आप लोग बताइए कि आप 31.16 में आते हो या 68.84 में? अपना अपना बताना है। देखो, ये मत बताओ कि आप शहर में रहते हो या कहां पर में रहते हो। ठीक है, आप ये बताइए कि आप कौन से वाले इसमें आते हो। ठीक है, लिख दीजिए, शहर 31.16 या ग्रामीण 68.84। 68.84 लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पर में रहते हो। 31.16 लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शहर में रहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो आंसर हो जाएगा 31.16। ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, कभी भी रिपीट हो सकता है, इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर मैं करवा दिया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में पूछा गया, जीएस के अंदर में आपका, कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, किसने किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया, अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, किसान सभा, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, ये आप लोगों को याद आ रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर ऑल इंडिया किसान सभा की बात करेंगे तो 1936 लखनऊ के अंदर में, ठीक है, लखनऊ में। लेकिन अगर हम बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करेंगे तो ये होगा 1929 बाकी, ठीक है, बांकीपुर पटना के आंसर आप लोगों के जो है 36 आ रहे हैं यहाँ पर। में बहुत सारे लोग जो है इसी का आंसर नन ऑफ दी अबव लगा रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा एक ही है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ के अंदर में, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के अंदर में, पटना के अंदर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के दो आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए यहाँ पर में कंटिन्यूअसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिए आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कौन से जिलों से सबसे अधिक सीमा लगती है, बताइए जल्दी जल्दी से। आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं फ्रेंड। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, में उत्तर प्रदेश के साथ में 8 जिलों की लगती है, ठीक है, और झारखंड के साथ में भी 8 लगती है। ठीक है, तो सबसे अधिक बोला जाए तो 8 और 8 यहाँ पर में आप लोगों को तो 2 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ में 8, झारखंड के साथ में 8 और पश्चिम बंगाल के साथ में जो है 3 जिलों की सीमा लगती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की। ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में 8 की और झारखंड के साथ में 8 की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बी और सी दोनों का 8-8 है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का इसके अंदर में। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है इसकी। ठीक है, चलिए, तो आप सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, ताकि आपको आगे में भी ऐसी वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। जी, चलो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नेपाल के साथ में कितने जिले लगते हैं, नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं अभी बता दीजिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये चीजें। गुड, तो आंसर जो है फ्रेंड, देखिए अगर मैं बात करूं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ईयर आप लोग बताइए जल्दी से। देखो, मैं आप लोगों को रिवीजन करने या लिखने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपने पढ़ा है और अभी के अभी जब आप लिख देते हो या रिवाइज कर लेते हो ना माइंड में, तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, आपके माइंड में वो स्टोर हो जाती है, आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो प्रॉपर्टी बनाना है कि नहीं बनाना है आप लोगों ने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कितने लोग चाहते हैं कि अपने दिमाग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना नॉलेज बैंक इंक्रीज करे। ठीक है, तो आप लोगों को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो मैं एक्टिविटी आप लोगों से कह रहा हूं। ठीक है, और ये प्रूवन टेक्निक है, लाखों बच्चों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पिछले 13 साल के अंदर में मैं आपको अब बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 1929 के अंदर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इन्होंने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पटना के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब आप एक और चीज बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले के अंदर में है।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के एक राजा थे, ठीक है, पाल वंश के राजा, ओके, उनका नाम था धर्मपाल, ठीक है, ये पाल वंश के सेकंड नंबर के राजा थे, इन्होंने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अब दो तीन चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसका गठन करवाया था, ठीक है, कुमारा गुप्त वन ने, कुमारा गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त वन ने, क्योंकि कुमार गुप्त 2 3 ऐसे उनके परिवार में हुए हैं लोग, तो नालंदा का निर्माण करवाया था, लेकिन नालंदा की रिपेयरिंग किसने करवाई थी, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करवाया था इसकी रिपेयरिंग, ठीक है, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल जो पाल वंश के थे उन्होंने उसकी रिपेयरिंग करवाई थी नालंदा की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुत्थान, ठीक है, या उसकी रिपेयरिंग, ठीक है, किसने करवाई थी, तो धर्मपाल ने करवाई थी, ये याद रखना है। अगर उसको उसकी स्थापना किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, स्थापना, तो स्थापना जो है कुमार गुप्त वन ने की, ये गुप्ता वंश के थे, ठीक है, और ये थे पाल वंश के, ठीक है, तो रिपेयर किसने करवाया, दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ब्रांड निरंजन ब्लॉग जी, मैं वैसे भी करवा दूंगा आपको कि आंदोलन आंदोलन वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको भी करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है, ठीक है, कंसोलिडेट अच्छे से हो जाए उसके अंदर में, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। आप लोग आंसर कर रहे हैं, जितने भी बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, बिहार के कितने जिलों की सीमा झारखंड राज्य से लगती है, चलिए अब आप लोगों का आंसर आप लोगों को आंसर करना है, फटाक से आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के आंसर सारे यहाँ पर में, बिहार में कितने जिले की सीमा झारखंड के साथ में लगती है, तो झारखंड के साथ में, ठीक है, 8 जिलों की सीमा लगती है, यूपी के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 तो दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दी अबो। कितने लोग हैं जिन्होंने नन ऑफ दी अबो आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर दीजिए। नेपाल के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती है, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ में 8 8 और पश्चिम बंगाल के साथ में 3। क्या आप मुझे उन 3 जिलों के नाम बता सकते हो जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, जल्दी से बताइए, क्या आप उन 3 जिलों के नाम बता सकते हो, तो आप जल्दी से लिख देंगे सभी के सभी, ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं देखा है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के साथ में और झारखंड के साथ में 8 8 जिले लगते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले लगते हैं, नेपाल के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 4100 से भी ज्यादा सेशन को लाइक कर दिया यहाँ पर में, और कंटिन्यूअसली आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर में आ रहा है, 1500 से ज्यादा, 2148, ठीक है, जितने देर में मैंने कहा उतने देर में आप लोगों ने बढ़ा दिया 2148 का चैट रेट, ठीक है, आप लोगों का चैट, आप लोगों की जो यहाँ पर में कमेंट है वो काउंट हो रहे हैं 2148 पर मिनट के हिसाब से, आप लोगों की चैट जो है इतना स्पीड में जा रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। तो 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे, ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से, आंसर्स करते रहना आप लोगों ने कि इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोर देन वन ऑफ दी अबव कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, वही इनको अंग्रेजों ने टैगोर कर दिया था, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भी आ जाता है कई बार। तो सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर। कौन से साल में किया था, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले भारतीय जिन्होंने, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज पास की थी वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर, कौन से साल में उन्होंने ये पास किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, ठीक है, कौन से साल में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, जब भी कोई एग्जाम, आप लोग एग्जाम पास करोगे, आपको कोई ना कोई जिला दिया जाएगा जिस जिले के अंदर में आप लोगों ने अपनी सेवा करनी है।
वैसे ही जो इंडियन सिविल सर्विसेज पास करते हैं उनको कोई ना कोई राज्य या प्रांत दे दिया जाता है, उस प्रांत में उनको अपनी सेवा देनी होती है, उस प्रांत में वो अधिकारी बन के जाते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने के बाद में सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलॉट की गई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काम करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये भी कभी अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है। 1863 लिखा तो है सर, ठीक है, कौन था ये यहाँ पर? मैं एजुकेशन एंड लर्निंग। तुम्हारी एजुकेशन और लर्निंग कब होंगी? मुझे पता है कि लिखा हुआ है करके, इसीलिए तो तुमसे टाइप करवा रहा हूं ना कि तुमको याद हो जाए करके, झंडू बाम। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु इज रेफर्ड टू एज सोल इन एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी? जी हाँ, टीचिंग परीक्षा का ही चैनल है ये भी, कंचन कर्ण जी। तो आप सभी के सभी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बिहार परीक्षा चैनल को, ताकि आप लोगों को बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के बारे में जानकारी और कंटेंट, सारी चीजें आप लोगों को मिल सके। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में सोल जो है एक एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी जो है किसको कहा जाता है? तो सोल, आप लोगों ने सोलार सिस्टम का नाम सुना होगा, सोलार सिस्टम। ठीक है, सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम मतलब क्या? हमारे सूर्य का सिस्टम। ठीक है, सूर्य जो है ना, सोलार सिस्टम हमारा। ठीक है, तो सोलार सिस्टम सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है, सन से रिलेटेड है, क्योंकि उसका है सौर मंडल हमारा, तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो सोल जो शब्द है वो कौन से माइथोलॉजिकल जो देवता है, एंशियंट रोमन माइथोलॉजिकल देवता पुराने समय के, तो सूर्य देवता को जो है बेसिकली चिन्हित करता है। ठीक है, तो सोल मतलब सूर्य देवता रोमन माइथोलॉजी के अनुसार, और उन्हीं के नाम पे सोलर सिस्टम बना है। तो कभी भी जब भी आप सोलर सिस्टम देखो या सोलर शब्द सुनो तो समझ जाना कि वो सोल एंशियंट रोमन माइथोलॉजी के अंदर में सूर्य देवता को बात कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक है, सोलार मींस रिलेटेड टू सन, सन से रिलेटेड, आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी डू यू नो में। और ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में पूरा अवेलेबल कराया गया है, 6वीं से लेकर, ठीक है, 12वीं तक का, और प्लस करीब 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो बेस्ड, एनसीईआरटी डू यू नो बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उसका आनंद जरूर लीजिए और अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए भरपूर, आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि ज्ञान दीपक नामक जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखी थी? ज्ञान दीपक। तो दरिया साहेब जी जो थे उन्होंने लिखी थी, दरिया साहेब जी ने ज्ञान दीपक। उनका जन्म शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बिहार के शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज तो आपको शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट दिखता ही नहीं कोई बिहार के अंदर में, तो ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गया कहाँ? तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से समय में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया था, कौन सा साल था जिसमें शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांट दिया गया? तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांट दिया गया था 1972 के अंदर में। कौन से दो भागों में बांटा गया था ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को भोजपुर और, ठीक है, रोहतास के अंदर में, ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो भोजपुर और रोहतास, ये याद रखना है आप लोगों ने, भोजपुर और रोहतास दो जिले बनाए गए थे 1972 में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आप सोचिए कितना बड़ा होगा, है ना। बाद में रोहतास से अलग होकर कैमूर जिला बना और भोजपुर से अलग होकर बक्सर जिला बना। तो भोजपुर, बक्सर, ठीक है, रोहतास और कैमूर, ये चार जिलों को मिलाकर, ठीक है, चार जिलों को मिलाकर जो है आपका अकेला, ठीक है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अकेला शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कौन से साल में टूटा? ठीक है, 1972 में। तो कभी भी अगर आप लोग शाहाबाद जिले का नाम सुनो और बिहार पे आपको नाम मिले वो शाहाबाद जिला, तो समझ जाना कि वो टूट चुका है, अलग, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? देखिए, आपको पता है 4 बुद्धिस्ट परिषद हुई है, ठीक है, जिनमें से 3 बिहार में हुई, ठीक है, एक बिहार में नहीं हुई थी। तो कौन सी वाली बिहार में आयोजित नहीं हुई? 4365 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, 3800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप सभी के सभी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी अब तक बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए
देखिए अगर हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो पहली वाली बौद्ध परिषद आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, राजगीर में आयोजित की थी, राजगीर गिरिव्रज के अंदर में, तो बिहार में है। सेकंड वाली जो है ये वैशाली के अंदर में हुई थी, वैशाली के अंदर में, ठीक है। थर्ड वाली जो थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, बिहार के अंदर में ही है। जो चौथी वाली बौद्ध परिषद है ये बिहार में नहीं हुई थी। चलिए कहाँ हुई थी ये तो बता दो कम से कम कमेंट में, कहाँ हुई थी फोर्थ वाली? कश्मीर में हुई थी, वेरी गुड। अच्छा किसने आयोजित करवाया था? कश्मीर के अंदर में हुई थी। किसने आयोजित करवाया था ये बता देंगे आप लोग। कश्मीर के अंदर में, ठीक है, कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, ठीक है, किंग कनिष्क, उन्होंने इसको आयोजित करवाया था कुंडलवन कश्मीर के अंदर में, चौथी बौद्ध परिषद। इस बौद्ध परिषद के अंदर में बुद्धिज्म के दो पार्ट हो गए थे, दो फाड़ हो गए थे। बताइए कौन कौन से दो फाड़ हो गए थे? देखिए जो चौथी बौद्ध परिषद थी ना, इसमें थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, फोर्थ जो बौद्ध परिषद है, ठीक है, बौद्ध परिषद, ठीक है, इसके अंदर में जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था हीनायान, हीनायान पुराना वाला बुद्धिज्म, ठीक है, ओल्ड बुद्धिज्म, ठीक है, और एक बना था महायान, महायान, ठीक है, न्यू वाला बुद्धिज्म। तो हीनायान और महायान, कौन से वाले बौद्ध परिषद में हीनायान और महायान ऐसे दो पार्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे चौथी बौद्ध परिषद जो कि आयोजित हुई थी, ठीक है, कश्मीर के अंदर में, कुंडलवन के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। सर 10,000 वाला टेस्ट देने में बहुत मजा आता है, जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट दे दो, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। विश्व प्रताप सुल्तानपुर जी बहुत बढ़िया, और ऐसी अच्छी बात है कि आप बार बार टेस्ट दे सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार दे सकते हो। इससे क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर में जब वो क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। नाउ तो प्रथम राजगृह के अंदर में हुई थी, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर के अंदर में आयोजित हुई थी, ठीक है। कुंडलवन कहां पर में है? तो कश्मीर के अंदर में, ठीक है, कश्मीर में राजा कनिष्क जो थे उन्होंने आयोजित करवाया था। कौन इसके अध्यक्ष थे ये भी आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के थ्रू याद करा दूंगा। महाकश्यप, सभाकामी, ठीक है, मुगलीपुत्र, तिस्सा, वासुमित्र, सारी की सारी चीजें आगे में हम लोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? बताइए, 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना बनती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने अपना कारखाना, ठीक है, कौन से वर्ष में स्थापित किया था? और कहा किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, डच मतलब, ठीक है, होलैंड, होलैंड जिसको आप लोग आज नेदरलैंड के नाम से भी जानते हो, ठीक है, उसके निवासी थे ये, उनको डच कहा जाता था, ठीक है, नेदरलैंड। इन्होंने 1632 के अंदर में अपना कारखाना जो है पटना के अंदर में स्थापित किया था। आज वहीं पे पटना कलेक्ट्रेट ऑफिस है, ठीक है, उसी जगह पे अगर कभी भी आप पटना कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाओ तो समझ जाना कि वो वही जगह है जहां पर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन सकता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में पटना में हुई, पटना में जब हुई थी वही जगह है जहां पर में पटना कलेक्ट्रेट आज मौजूद है। कोसी नदी किस जिले में गंगा में मिल जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोसी नदी किस जिले में गंगा में जाकर मिल जाती है? इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है? तो कोसी नदी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, कटिहार जिले के अंदर में जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, कटिहार जिले के अंदर में। कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर्स लगाते रहेंगे। बताइए कटिहार में भी कौन सी जगह है, ठीक है, कटिहार में भी कौन सी जगह है? ठीक है, तो कुर्सेला नाम की जगह है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी आई है अभी अभी, ठीक है, अभी हटागरे सर जो है एक अच्छी गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए देकर गए हैं। आप सभी ने इतना बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर में उसको भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो कटिहार जिले के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, कुर्सेला नाम की जगह है, वहां पर में जाकर मिलती है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, 4500 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं।
हमनी के आइसन बेहतर कंटेंट खातिर आपके और आपके टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अंबिकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो बताइए यहाँ पर मैं, बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताते जाइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, तो उड़ीसा के साथ में पहले करता था जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उसके बाद से अब नहीं करता। ठीक है, तो उड़ीसा के साथ में नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब मुझे ये बताओ कि झारखंड के साथ में कितने जिले शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ में कितने करता है और पश्चिम बंगाल के साथ में कितने। ये डब्बे आप लोगों ने भरने हैं। ठीक है, ये डब्बों के अंदर में आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखिए। आप लोगों ने देखा ना, थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो बताते जाइए आप सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, डब्बे भर देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये बताइए आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया, मनीष सिंह कौशिक राजपूत ने आंसर कर दिया यहाँ पर में, वेरी गुड। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये बता देंगे आप सभी लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को ना दो तीन चीजें समझने वाली है। ठीक है, आप लोगों से क्या की पूछा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और एक है आप लोगों का बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आप लोगों से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं बोला है, आप लोगों से क्या बोला है यहाँ पर में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। एक है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1934 में हुआ था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब बात करेंगे आप लोग, तो आंसर 1931 हो जाएगा। पटना के अंदर में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है उनकी लीडरशिप के अंदर में मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, ठीक है, मार्क्सवादी और लेनिन की विचारधारा के जो लोग थे, उन लोगों ने इसका गठन किया था। ठीक है, 1931 के अंदर में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रेंड्स, इसका गठन हुआ था 1934 के अंदर में। ठीक है, इसकी जो बैठक हुई थी, ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी इसकी इसको करने की, ठीक है, वो हुई थी मई 1934 के अंदर में। लेकिन औपचारिक रूप से औपचारिक 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 गठन इसका जो किया गया था, वो किया गया था अक्टूबर के अंदर में, अक्टूबर 1934 में बॉम्बे के अंदर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा अगर कि थोड़े दिन पहले एक टीआरई के अंदर में क्वेश्चन आया था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो उसके अंदर में ये आपको पता है ना कि मई 1934, अक्टूबर नन ऑफ दी अबव भी था। तो औपचारिक गठन अक्टूबर 1934 में हुआ था, इसी वजह से बीपीएससी ने उसका आंसर जो है अक्टूबर 1934 माना था। ठीक है, कारण मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ठीक है, कि क्यों इसका आंसर माना जाता है। पहली बैठक हुई थी कि हम स्थापित करेंगे, मैं 1934 में बैठक बुलाई थी पटना के अंदर में, लेकिन औपचारिक गठन जो किया गया था वो अक्टूबर 1934 में किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, ये बता दीजिए। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ में, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों के लिए एक थम्स अप तो बनता है अपने अपने लिए आप लोगों का। ठीक है, एक बार आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आपका टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शमशेर आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप सभी के सभी। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के बाद में जो पहली बौद्ध संगति, बौद्ध परिषद बुलाई गई थी, ठीक है, ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बुलाई गई थी राजगृह के अंदर में, राजगीर में। आपको बता दूं, ये परिषद जो है वो बुलाई थी अजात शत्रु ने। किसने बुलाई थी, अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु। इस
पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो ये कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को चारों के चारों जो है वो बता दूं उनके अध्यक्ष के साथ में? कितने लोग चाहते हैं? बता दीजिए, मैं अभी के अभी याद करवा दूंगा आप लोगों को, अभी के अभी, अगर आप लोग चाहते हो तो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। चारों के चारों याद करवा दूं उनके अध्यक्ष के साथ में, उनकी जगह के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं, मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर में लिखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाली की, ठीक है, तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट परिषद, बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी, ठीक है, ये हुई थी आप लोगों की राजगिरा के अंदर में। ठीक है, राजगीर में, राजगीर या जिसको गिरिव्रज भी बोला जाता है, गिरी व्रज भी बोला जाता है, गिरिव्रज। ठीक है, ये भी ये याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, इसको आयोजित किसने करवाया था? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था इसको। अध्यक्ष कौन थे इसके? ये याद रखेंगे आप लोग, अध्यक्ष, अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। नाउ अगर मैं बात करूं आप लोगों से सेकंड वाले की, कि सेकंड वाला किसने आयोजित करवाया था, तो सेकंड वाली जो है वो हुई थी वैशाली के अंदर में, बिहार के अंदर में हुई थी, वैशाली के अंदर में। इसको आयोजित करवाया था काल अशोका ने, काल अशोका। ठीक है, काल अशोका, ये अशोका नहीं है, ये काल अशोका है। तो काल अशोका ने इसको आयोजित करवाया था और इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, सबा कामी। ठीक है, सबा कामी, सबा कामी, ओके, सर्वा कामी। ठीक है, अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो मेन नाम मिलता है आप लोगों को पाली लिटरेचर्स के अंदर में, सबा कामी है। ठीक है, थर्ड वाला अगर मैं बात करूं आप लोगों से, थर्ड वाली किसने आयोजित करवाई थी? आप लोग लिखते जाइए, कंट्रीब्यूट करते जाएंगे आप लोग, देखो जितना ज्यादा आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे आप लोगों को उतना ज्यादा याद होता जाएगा। ठीक है, थर्ड वाली बताइए कहां पर मैं आयोजित हुई थी? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसको अशोका ने आयोजित करवाया था, अशोका ने। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, थर्ड वाली कहां पर मैं आयोजित हुई थी? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नाउ अब मैं अगर आप लोगों से फोर्थ वाली बोलूं, तो फोर्थ वाली अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कश्मीर में आयोजित हुई थी, कश्मीर में, कश्मीर कुंडलवन में, कुंडलवन, कश्मीर के अंदर में कुंडलवन नाम की जगह, वहां पर मैं आयोजित हुई थी। इसको कनिष्क नाम का जो राजा था, कुषाण वंश का कनिष्क राजा, उसने आयोजित करवाया था। ठीक है, और आप लोगों ने ये याद रखना है कि कनिष्क ने आयोजित करवाया था और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, वासुमित्र, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो ये आप लोगों ने याद रखना। मैंने आप लोगों से जब पूछा कि थर्ड वाले का अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखो, थर्ड वाली कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर में, पाटलिपुत्र में। याद रहेंगी ये सारी चीजें आप लोगों को? एक एक करके याद करते जाइए इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। जिनमें से कितनी बिहार में हुई है? ठीक है, 4 हुई थी, 4 में से कितनी बिहार में हुई है ये आप लोग बता देंगे एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? चलो जल्दी से ये बता दो। पटना महिला महाविद्यालय, ठीक है, पटना वुमेन्स कॉलेज, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो देखिए पटना महिला महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1940 के अंदर में। ठीक है, 1940 के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आपको बताना है बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? बिहार यूथ लीग, बिहार यूथ लीग, बिहार यूथ लीग, जिसको हम कई बार बिहार युवा संघ के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, बिहार युवा संघ, बिहार यूथ लीग, बताइए जल्दी से इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या बात है फ्रेंड्स, 4896 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, केवल और केवल 104 लाइक्स हम लोग दूर है 5000 के, अब एक केवल 100 लाइक्स दूर है हम लोग।
ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि बिहार यूथ लीग या बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी। ठीक है, और प्रोफेसर ज्ञान सहाय जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर में। ठीक है, चलिए तो आंसर ये याद रखेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताओगे एक और एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बिहार के अंदर में पहला बिहार यूथ डे कब मनाया गया था? पहला बिहार यूथ डे, बिहार युवा दिवस। ठीक है, तो युवा दिवस मनाया गया था बिहार के अंदर में। तो बिहार यूथ लीग ने, ठीक है, ये जो बिहार यूथ लीग थी ना जिसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में, ठीक है, मोतिहारी में, तो इन्होंने ही बिहार युवा दिवस मनाया था, बिहार युवा, ठीक है, दिवस मनाया था इन्होंने 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक है, 1929 को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बिहार यूथ लीग के द्वारा बिहार युवा दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार यूथ लीग के द्वारा बिहार युवा दिवस जो है ये मनाया गया था आप लोगों का, ठीक है, 14 अप्रैल 1929 को। ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूट्यूब टीम है वो आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहती है यहाँ पर में, कि आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल जो अलग अलग सेशंस है, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है, उनको रोज 11 बजे जो है बिहार परीक्षा चैनल के ऊपर में चलाया जाए। तो आप लोगों में से कितने लोग एक्साइटेड है इसके लिए, बिहार परीक्षा चैनल के ऊपर में? तो आप सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें मिल सके। हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, ये बता देंगे आप सभी। तो मैथिली भाषा का जो विकास है ये शुरू हुआ था आप लोगों का, ठीक है, मैथिली भाषा ये हमारे भारत के अंदर में 22 जो भाषाएं हैं उनमें से एक है। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, उनमें से एक है। ठीक है, कर्नाट राजवंश के समय में इसका विकास हुआ था, कर्नाट राजवंश। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैथिली भाषा को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। सभी को पता है ये बात कि 22 जो भाषा है हमारी, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर में 22 भाषाएं हैं। उनमें पहले 14 भाषाएं थी, फिर बढ़ा बढ़ा के और अब 22 हो चुकी है। तो इन 22 भाषाओं में से मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कौन से साल में हुआ था जिसके जरिए इसको ऐड किया गया? ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 92 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2003 के अंदर में, ठीक है, इससे इसको ऐड किया गया। और इसको लागू कब किया गया था? लागू किया गया इसको 2004 में, 2004 में। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी से कमेंट के अंदर में। 1700 से भी ज्यादा का चैट रेट आपका चल रहा है, तो जितना ज्यादा आप लोग एक्टिविटी यहाँ पर में करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है, इसको जोड़ा गया था मैथिली भाषा को और लागू किया गया 2004 के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। और हमारे पास में जो क्वेश्चन है उनके जरिए, कर्नाट वंश, मैंने आपको बताया था कि कर्नाट राजवंश जो था उसके समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? जिन बच्चों ने भी बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है इनको माना जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, आधुनिक बिहार का निर्माता। इन्होंने बिहार को अलग करने के लिए बहुत प्रयास किए, बंगाल से अलग करने के लिए। ठीक है, बिहार उड़ीसा प्रांत जब अलग हुआ था तो इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था दबाव बनाने के ऊपर में। ठीक है, जब संविधान सभा बनी हमारे भारत की, तो संविधान सभा के ये क्या थे? ठीक है, प्रोटेम अध्यक्ष थे। प्रोटेम का मतलब होता है टेम्पररी रूप से। तो कब से कब तक अध्यक्ष रही है? संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे ये सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 1946 में। तो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। तो इन्हीं को, ठीक है, 9 दिसंबर से लेकर जब तक कि 11 दिसंबर को
नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद जी, तब तक जो है ये अध्यक्ष के पद पर है। आप लोगों को ये कुछ कंसेप्ट जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई है जिनका सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन रुका है डेट ऑफ बर्थ की वजह से? देखिए, जो ओल्डर था उनको प्रेफरेंस दिया गया प्रोटेम स्पीकर के तौर पर या प्रोटेम अध्यक्ष के तौर पर, कि सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, तो बोला कि भाई आप प्रोटेम बन जाओ करके 2 दिन के लिए। और फिर बाद में परमानेंट रूप से जो है राजेंद्र प्रसाद जी को उसके बाद में, क्योंकि इनकी सेहत उतनी थी नहीं कि वो अध्यक्षता वगैरह कर पाए उतनी, ठीक है, तो इन्होंने 2 दिन के लिए संभाला जब तक कि शपथ वगैरह ना हो जाए सारे लोगों की, ठीक है, और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, चलिए, तो 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 1946 तक के लिए ये 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नाउ, पायराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पायराइट, पायराइट, ठीक है, इसको फूल्स गोल्ड, ठीक है, मूर्खों का सोना भी इसको कहा जाता है, पायराइट, ठीक है, FeS2 इसका पायराइट का जो है फॉर्मूला है, कहा गया भाई पायराइट, पायराइट्स, ठीक है, FeS2। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि बिहार जो है ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लगभग कितना, बिहार पूरे भारत का कितना परसेंट पायराइट प्रोड्यूस करता है? आपको पता है? 95% पायराइट प्रोड्यूस करता है, 95%। अच्छा, आपको पता है पूरे भारत के अंदर में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहां पर में है? क्या आप लोगों को ये बात पता है? जल्दी से बता देंगे आप लोग, ठीक है, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहां पर में है? चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बिहार के अंदर में 95% पायराइट जो है FeS2 इसका फॉर्मूला है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। मैं जो लोग कर्नाटक आंसर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपसे बात ही ये कर ही नहीं रहा कि कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर में, सबसे ज्यादा सोना कहां पर में मौजूद है पूरे भारत का। आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि पूरे भारत का 44% जो सोना है वो बिहार के पास में है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा बिहार, ठीक है, बिहार उसका उत्पाद या उसको निकाल नहीं रहा है, क्योंकि उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अभी फिलहाल में वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, आप लोग डेवलप करिए उसके अंदर में, आप लोग टीचर बनेंगे, आप लोग अधिकारी बनेंगे, ऐसे जो है व्यवस्था बनाइए कि वो निकाला जा सके, बिहार बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। 44% जो है रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जमुई में, जमुई जिले में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जमुई के अंदर में, ठीक है, जमुई में, और पूरे बिहार के अंदर में 44% जो है वो पूरे भारत का है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो पशु मेला पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहां पर में आयोजित होता है? तो सोनपुर के अंदर में होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो जो पशु मेला है, ठीक है, जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, सोनपुर मेला, पशु मेला, इसको किस नाम से जाना जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर है वहां पर में, ठीक है, हरिहर मंदिर है, तो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोनपुर में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला, उसको किस नाम से जाना जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। नाउ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कार्तिक कौन सी पूर्णिमा को होता है? देखो, पूर्णिमा भी अलग अलग प्रकार की होती है आप लोगों की, तो कौन सी पूर्णिमा को होता है जल्दी से आप लोग लिख देंगे, ठीक है, कौन सी पूर्णिमा को होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर में आयोजित होता है, ठीक है। चलिए, कौन सी नदी के संगम पर होता है? गंगा और कौन सी नदी के संगम पर होता है? तो गंगा और गंडक नदी जहां पर में मिलती है वहां पर में इसका संगम होता है। बिहार युवक संघ, ठीक है, बिहार यूथ लीग, बिहार युवक संघ या बिहार यूथ लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? 1928 के अंदर में, ठीक है। आप लोगों को बताया था मैंने कि बिहार युवक संघ या बिहार यूथ लीग ज्ञान सहाय, ठीक है, इनको शाह या फिर सहाय भी लिखा जाता है कई जगह पे, सहाय, ठीक है, तो
प्रोफेसर ज्ञान सहाय जो है इन्होंने बिहार युवक संघ की स्थापना की थी 1928 के अंदर में। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। 1928 के अंदर में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान सहाय जो थे इन्होंने जो है बिहारी छात्र सम्मेलन के दौरान, ठीक है, बिहार युवक संघ या बिहार यूथ लीग की स्थापना की थी। बिहार यूथ लीग ने 1928 में अपनी स्थापना के अगले साल, ठीक है, कौन सी तारीख को बिहार युवा दिवस मनाया था? चलो बताओ। अपनी स्थापना के अगले साल उन्होंने बिहार युवा दिवस मनाया था। भाई क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार युवा दिवस 14 अप्रैल 1929 को मनाया गया था बिहार यूथ लीग या बिहार युवक संघ के द्वारा, ठीक है। अच्छा, बिहार छात्र परिषद किसने आयोजित किया था? ये क्वेश्चन आप लोग कब और किसने किया था जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दीजिए। देखिए, एक चीज होती है कि कोई बच्चा एफर्ट करके आगे बढ़ जाता है और कोई आलस कर जाता है छोटी छोटी चीजों में। तो अब आप लोगों के ऊपर में कि आपको आलस करना है या फिर आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, जो मैं एक्टिविटी आपसे बोल रहा हूँ। तो बिहार स्टूडेंट काउंसिल या बिहार छात्र परिषद कब और किसने आयोजित की थी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे, इस स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि यार पूरी एनर्जी आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर जरूर करते रहेंगे सेशन को, ठीक है। नाउ पटना युवक संघ की स्थापना कौन से साल में हुई थी? अब बात आ जाती है पटना युवक संघ की। एक मैंने आपको बताया कि बिहार युवक संघ की स्थापना, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों ने आंसर दिया 1928। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पटना युवक संघ की बात करूं कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो प्लीज इसको याद रख लिएगा आप लोग, 1927 के अंदर में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रख लेंगे आप लोग। पटना युवक संघ की स्थापना 1928 में। तो बिहार युवक संघ 1928, पटना युवक संघ 1927, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बना था पाटलिपुत्र युवक संघ, भी बना था बाद में 1929 के अंदर में। तो तीन आपने कर लिए, पटना यूथ यूनियन या पटना युवक संघ 1927 में, पाटलिपुत्र युवक संघ, ठीक है, 1929 में, और बिहार युवक संघ 1928 में। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में जीएस में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए, बराबर की जो पहाड़ियां है, बराबर पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, इसका नाम ही है बराबर पहाड़ियां, ठीक है, बराबर हिल्स, ये आपको कौन से शहर के सबसे ज्यादा पास में मिलेंगी? तो बराबर की पहाड़ियां कौन से शहर के सबसे ज्यादा पास में मिलेंगी आपको? तो देखिए, बराबर की पहाड़ियां जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक सिटी है मखदूमपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। उसमें मखदूमपुर नाम का एक सिटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कई सारे शहर हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मखदूमपुर शहर है, उसके सबसे निकट है बराबर की पहाड़ियां। आप लोगों को एक चीज बताता हूं, बराबर केव्स के अंदर में दो पहाड़ियां, दो गुफाएं अशोका ने दान दी थी। बराबर पहाड़ियों के अंदर में दो गुफाएं अशोका ने दान दी थी। किसको दान दी थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक नॉलेज है और बिहार का आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज। अशोका ने बराबर की गुफाओं के अंदर में दो गुफाएं किस संप्रदाय को दान में दी थी? बहुत बढ़िया, आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। तो सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा, ऐसी दो गुफाएं थी जो बराबर जो पहाड़ियां उनके अंदर में है। आजीवक संप्रदाय जो है उनके उनको दान में दी थी, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को क्यों दान में दी थी? क्योंकि उनके जो पिता थे, अशोका के पिता, वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। मैं बता देता हूं आपको, मौर्य वंश जो है उसकी थोड़ी सी वंशावली देख लीजिए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसके संस्थापक थे मौर्य वंश के। ये इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को। उनका जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार, इन्होंने आजीविका पंथ, आजीविका पंथ को मान लिया था। आजीविका पंथ अब भारत से विलुप्त हो चुका है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मक्खाली गोशाला करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, मक्खाली गोशाला, ठीक है, करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, मक्खाली गोशाला ने, आजीविका पंथ को, ठीक है। और इनका जो बेटा था, बिंदुसार का जो बेटा था अशोका, ठीक है, अशोका ये बिलोंग करते थे बुद्धिज्म से,
बुद्धिज्म से। तो देखिए 3 जनरेशन, 3 अलग अलग पंथ, 3 अलग अलग धर्म। तो अपने पिता के संप्रदाय, ठीक है, मतलब आजीविका पंथ को इन्होंने बाराबर की गुफाओं के अंदर में 2 ऋषि, ठीक है, यहाँ पर में लोमस ऋषि और सुदामा गुफा, 2 गुफाएं जो है उन्होंने दान में दी थी। लोमस ऋषि और सुदामा गुफा आजीविक पंथ को इसको दान में दी थी। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बराबर की गुफाएं, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? बिहार विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है पटना के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, सदाकत आश्रम के अंदर में। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि कहां पर में कौन से आंदोलन के दौरान इसको स्थापित किया गया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, याद रखिएगा आप लोग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने किया था 1921 के अंदर में। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया और 1922 में बनकर ये तैयार हुआ था, ठीक है। ओके चलो, तो बिहार विद्यापीठ आप देख सकते हो सदाकत आश्रम पटना के अंदर में मौजूद है ये ना। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया गया था? बीपीएससी। देखो आपको जो पढ़ाया है, ठीक है, जो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों के, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। बराबर की गुफाएं, ठीक है, का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया गया था? आजीविका के द्वारा, थारुओं के द्वारा, जैनियों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा, किसके द्वारा? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया मैंने इसके बारे में। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हर किसी ने, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से छूटे ना, ठीक है। ओके, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया जाता था? तो आजीविका, ठीक है। ये गुफाएं किसने दान दी थी आजीविका लोगों को? आजीविका पंथ के लोगों को किसने दान में दी थी? अशोका ने दान दी थी, ठीक है। बराबर की गुफाओं, ठीक है, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि की गुफा, 2 गुफाएं है, सुदामा और लोमस ऋषि। ये 2 गुफाएं अशोका ने दान में दी थी आजीविका पंथ के लोगों को, ठीक है, अपने पिता के सम्मान में या अपने पिता की याद में, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? अब तक कितनी बार बिहार पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? अच्छा, पहली बार कब लगा था ये भी बता देना आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट बार कब लगा था, ठीक है। तो पहली बार 1968 में लगा था, ठीक है, और लास्ट बार 2005 में लगा था, ठीक है, 2005 में। तो टोटल 8 बार लग चुका है, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाना है अगर, तो इसका आर्टिकल क्या है, कोई बता सकता है मुझे आर्टिकल? भारत के अंदर में पहला राज्य कौन सा था जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? देखिए बनने को कुछ भी बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा चीजें जो है पढ़ाता जाऊंगा। हर एक बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार दबा के शेयर मार दीजिए हर जगह पे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है 356 के तहत जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। और पंजाब पहला राज्य था भारत के अंदर में जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, पंजाब। तो आप लोगों से अगर मान लीजिए कभी भी डायरेक्टली पूछा जाए भारत का पहला राज्य जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो 1951 के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन और मुझे याद आया। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर कर देंगे हर कोई बच्चा। बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ही लोग कर पाओगे उसको, ठीक है। मुझे आप लोग बताइए भारत के ऐसे कौन से राज्य है जहां पर में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर में राष्ट्रपति शासन नहीं। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि कोई राज्य की अगर कोई वहां सरकार नहीं बना पा रहा, मान लो बिहार है, बिहार में नीतीश चाचा फिर पलट गए, ठीक है, मान लीजिए
और किसी के पास में बहुमत नहीं है, कोई सरकार बना ही नहीं पा रहा, तो उस केस के अंदर में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां पर में लगवा सकती है और केंद्र सरकार अपने पास में ले लेंगी, गवर्नर के थ्रू चलाएंगी उस राज्य को। या फिर मान लीजिए कि उस राज्य की सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है जो देश के खिलाफ है, अलग देश बनाना चाहती है, मान लो बिहार सरकार देश को अलग अलग देश बनाना चाहती है बिहार को, तो उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, गोवा बोल रहे नहीं भाई, कितने बार लग चुका है गोवा के अंदर में। ठीक है, तो केवल 2 राज्य है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है तेलंगाना। ये केवल 2 राज्य है जहां पर में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए सभी लोग, छत्तीसगढ़, ठीक है, और तेलंगाना। तेलंगाना ये आप लोगों के लिए, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा ये क्वेश्चन, कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में देखेंगे कि कितने लोग उसमें आंसर कर पाते हैं, वहां लिख भी देना कि क्लास में पढ़ा था करके हमने। ओके, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना लिख दो एक बार कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये 2 राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नाउ तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा की जो डेडिकेटेड टीम है, जो हमारे वाईटी टीम है, और ये सारे लोग चाहते हैं कि बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत सारे जो सेशंस है वो लगाए जाए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या टाइम सजेस्ट करते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि रात का समय भी एक बेहतर समय हो सकता है जहां पर मैं आप लोगों के लिए लगाई जा सकती है। ठीक है, और अलग अलग जगहों के ऊपर में भी, ठीक है, अलग अलग समय के ऊपर में भी। तो आप लोग भी अपने अपने सजेशन दे दीजिए। चैनल बिहार परीक्षा चैनल को हर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आप लोगों तक, ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। सेशन को लाइक जरूर कर देना आप लोगों ने, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है हम आपके लिए और ज्यादा सेशंस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट के अंदर में। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से उन सवालों के जवाब जो है आप लोगों को कमेंट के अंदर में देना है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि बिहार में लास्ट, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? लास्ट टाइम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर में, मुझे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप बताइए कि, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी ये कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेंगे आपको? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? ठीक है, ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा, ठीक है, की स्थापना किसने करवाई थी? किसने करवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना? कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर में। ठीक है, ये जो वीडियो खत्म होगा उसके बाद में नीचे में कमेंट करना है आप लोगों ने। गंडक नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है मैंने। और अभी भी बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के पेड कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 96978844। ऐसा ना हो कि आप लोगों से जो है एक इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए और जब रिजल्ट आए तब आपके पास में केवल काश बचे, कि काश उस समय में जब एक जो है थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेते और पढ़ना स्टार्ट कर देते टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो शायद आज एग्जाम भी क्लियर हो जाती है और टॉप भी कर लेते हैं। तो सभी के सभी जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो गंडक नदी को कौन से नाम से जाना जाता है ये बता देंगे। कल रात में ही मैंने पढ़ाया है आप लोगों को इसका। ठीक है, और आज भी जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत सारी रिवर्स पढ़ेंगे उसके अंदर में भी हम लोग। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में मुझे दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं यहाँ पर मैं हमारी वाईटी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इतना एफर्ट लिया, ठीक है, आप लोगों के लिए, और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद की। और सबसे आखिरी में, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।